आवाज आ रही है मेरी सभी को? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो कल हमने जो है दो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी मैग्नेट की। मैग्नेट हैज टू मैग्नेटिक पोल्स साउथ एंड नॉर्थ, ठीक है। और दूसरा, अगर हम मैग्नेट को ब्रेक करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, तो जो छोटी मैग्नेट होती है, ब्रेक करने के बाद जो छोटी मैग्नेट बनती है, वो एक वीक मैग्नेट होती है क्योंकि उसका डायपोल मूवमेंट जो है कम हो जाता है। और किस तरीके से कम होता है? कट करने पे मैंने दो तरीके से बताया था। इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग कट करते हैं और एक्सियल लाइन के अलोंग कट करते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन भी देखे थे हमने, दो क्वेश्चन करे थे। तीसरी जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, वो है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप मैग्नेट को सस्पेंड करते हो, सस्पेंड करवा देते हो, तो कुछ मान लीजिए इस तरीके से आपने क्या किया कि एक मैग्नेट ली, ये आपकी मैग्नेट है, और इसको आपने सस्पेंड करा दिया। मान लीजिए ये वाला जो पोल है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और ये साउथ पोल है। तो जैसे ही आप इसे सस्पेंड कराते हो, तो क्या होता है, ये जो नॉर्थ पोल है, ये जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ भाग जाता है, अपने आप ओरिएंट हो जाता है। और ये जो साउथ पोल है, ये अर्थ के साउथ डायरेक्शन में। ये कौन सी, मैं नॉर्थ और साउथ की बात कर रहा हूं। अर्थ के, ये अर्थ का नॉर्थ होगा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ध्यान देना। अर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो ये जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ ओरिएंट हो जाता है। वैसे ही ये साउथ अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ चले जाता है। ऐसा क्यों होता है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, जब मैं आपको जियो मैग्नेटिज्म करवाऊंगा। इसी में आपको जियो मैग्नेटिज्म में भी करना है, अर्थ अर्थ मैग्नेटिज्म में भी करना है, तो वहां पे मैं ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल आप डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इस तरीके से ध्यान रखिए कि व्हेन the magnet is suspended, then its north pole oriented towards the earth geographical north and vice versa। ये अपने आप हो जाता है। इससे आप एक चेक, ये एक तरीके से चेक करने का एक तरीका भी है। जैसे मैं आपसे आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक मैग्नेट है, और आपको ये जानना है कि उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप कैसे डिटेक्ट करोगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि ये एक मैग्नेट है, और आपको, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये चेक करके बताओ कि इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन से एंड पे है। ये नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है, कौन से एंड पे है। तो ये एक तरीके से चेक मैकेनिज्म है। आप ऐसा सोचो, इस मैकेनिज्म के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू आप ना समझ सकते हो। आप क्या करना, इसको सस्पेंड कर देना। आपको ये तो पता ही होगा कि अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ हम कैसे चेक करते हैं। तो हम सन की डायरेक्शन से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। सन की डायरेक्शन को देखिए, सन जहां से उगता है वो होता है ईस्ट, ठीक है। तो अगर ईस्ट पता चल गया और ये देख लिया कि अर्थ, ये जो सन है, ये किस तरफ जो है, क्या बोलते हैं, शाम को कहाँ ढलता है, तो वहां पे वेस्ट हो जाएगा।
तो ईस्ट और वेस्ट आपको पता चल गया तो आप झट से बता दोगे कि साउथ नॉर्थ कहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ। तो जैसे ही आप सस्पेंड करते हो, तो जैसे ही आप इसको सस्पेंड करवाओगे ऐसे, तो ये मैग्नेट है इस तरीके से ओरिएंट हो जाएगी। तो आप झट से बोल सकते हो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, आप डायरेक्टली बता सकते हो, ठीक है। ये एक तरीके से चेक करने का मैकेनिज्म है। ओके, ये चीज समझ में आ गई सभी को? यस। फोर्थ प्रॉपर्टी, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है ये मैग्नेटिज्म क्यों शो करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया था ऊपर, जो है बहुत अच्छी तरीके से बताया था। इट इज ड्यू टू दैट एवरी एटम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, या कोई भी मटेरियल अगर आप लेते हो तो वो एटम से मिलकर बना है, और हर एक एटम क्या होता है, एक करंट कैरिंग लूप की तरह काम करता है, ठीक है। तो अब इमेजिन करो कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई भी आप मैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल लिया और ये मैग्नेटिज्म शो कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो अंदर क्या हो रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, देखो इस तरीके से हो रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे एटम हैं, ऐसे बहुत सारे एटम होंगे, ये एटम है। बेटर ये मैं ऐसे शो ना करूँ, मैं ऐसे शो करता हूँ, देखिए ये छोटे छोटे एटम्स हैं, आप ऐसे सोचिए लूप्स के फॉर्म में, ठीक है, ये लूप्स हैं। इस तरीके से अब मैंने ना एक ही जगह बनाई है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लूप्स रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लूप्स ऐसी हो, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकती है। अब ऐसा क्या होगा कि जैसे ही आप करंट की डायरेक्शन देखते हो, आपको अगर करंट की डायरेक्शन पता चल गई तो आप झट से क्या बता दोगे, आप ये बता दोगे कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में, इन सब का इस डायरेक्शन में आ गया, इनका भी इसी डायरेक्शन में आ गया, इसका मान लीजिए इस डायरेक्शन में आ गया, इसका इस डायरेक्शन में आ गया, इसका इस डायरेक्शन में आ गया। अब ये डिपेंड करेगा कि करंट, हर एक लूप में करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, और करंट की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो अब आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो मैक्सिमम एटम्स हैं वो एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। जैसे ये 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 और ये, इन सब का मैग्नेटिक मूवमेंट ऐड हो रहा है, वैसे इनका ऐड हो रहा है, और कुछ का सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि ओवरऑल नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस मटेरियल, इस पूरे मटेरियल में जितने भी एटम हैं, इन सबका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आप कैसे निकालोगे, सबका मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टोरियली ऐड करोगे। हर एक एटम, जितने भी एटम है, सबका मैग्नेटिक मूवमेंट आप वेक्टोरियली ऐड करोगे, और आपको ये पता चलेगा कि जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। आपको पता चल रहा है क्योंकि मैक्सिमम एटम जो है, मैक्सिमम एटम्स का मैग्नेटिक मूवमेंट एक्स डायरेक्शन में ओरिएंटेड। तो ये एक तरीके से मैग्नेटाइज, बात समझ में आई? इस पूरे मटेरियल का मैग्नेटिक मूवमेंट किस डायरेक्शन में के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग अलोंग है। तो आप झट से बता सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा नॉर्थ, और यहाँ पे क्या आएगा, साउथ। पोल्स आप डिसाइड कर सकते हो इस तरीके से। बात समझ में आई क्या, मैंने क्या बोला? यस। So the net magnetic moment of the material
is equal to vector sum of all the magnetic movement of atoms. अब इसमें दो केसेस हैं, मैं दो केसेस यहां पे बता देता हूं. इफ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कम्स आउट टू बी जीरो, मान लीजिए आपने वेक्टोरियली ऐड किया और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आ गया, तो आप क्या बोलोगे? इट इज this material is not magnetized. मतलब ये मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं है. क्यों नहीं है? आप ऐसे सोचो कि सबका मैग्नेटिक मूवमेंट, हर एक एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट तो था, लेकिन जब आप ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर रहे हो तो सबका एक दूसरे ने कैंसिल आउट कर दिया. एक एटम ने दूसरे का मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल आउट कर दिया, तो ओवरऑल मटेरियल क्या हो गया? नॉन मैग्नेटाइज हो गया. ठीक है, जैसे वुड, तो वुड जो है नॉन मैग्नेटाइज है. ठीक है, प्लास्टिक नॉन मैग्नेटाइज. क्यों हो रहा है नॉन मैग्नेटाइज? क्योंकि उन सबका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया? कैंसिल आउट कर गया. ठीक है, और अगर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नॉन जीरो है तो आप क्या बोलोगे? दिस मटेरियल इज मैग्नेटाइज. तो अब आप समझ पा रहे हो कि मैग्नेटाइज मटेरियल, नॉन मैग्नेटाइज मतलब क्या होता है? मैक्सिमम मटेरियल नॉन मैग्नेटाइज होते हैं. ठीक है ना, नॉन मैग्नेटाइज मैक्सिमम मटेरियल, बल्कि मैक्सिमम मटेरियल दुनिया में. लेकिन क्या उनको मैग्नेटाइज किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है. अगर समहाउ आप उनके एटम्स को रोटेट करके इस इस तरीके में इंक्लाइन करते हैं, समहाउ कर सको. आगे देखेंगे हम कैसे करते हैं. ठीक है, तो एक नॉन मैग्नेटाइज मटेरियल भी मैग्नेटाइज हो सकता है. आई होप समझ में आया होगा सभी को. ठीक है, तो अब बाकी प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं कि जो लाइक पोल्स हैं वो क्या करते हैं. लिख देता हूं फिर भी. लाइक पोल्स क्या करते हैं? लाइक पोल्स they will repel each other. Like poles of magnet repel each other, and unlike poles attract each other. तो ये 6 प्रॉपर्टी याद रख लो, मोर देन इनफ है, क्योंकि मैग्नेट की प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं. ठीक है ना, तो आपको पता होनी चाहिए. अच्छा, मैग्नेट, चलिए ठीक है, ये मैं बताऊंगा धीरे धीरे क्या होगा. ये चैप्टर जैसे जैसे बतेगा, जैसे जैसे मैं आपको जो है एक्सप्लेन करता जाऊंगा, तो आपको काफी चीजें और भी समझ में आती रहेंगी. यहाँ पे एग्जैक्टली बताने की जरूरत नहीं है, 6 प्रॉपर्टीज काफी है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब हमें ये देखना है कि जो मैग्नेट है ये अपने आसपास कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर दो पोल्स रखे हुए हैं स्पेस में, ठीक है, तो वो एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाते हैं, तो दैट इज गिवन बाय कूलम्स. तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, तो ये बिल्कुल वैसा ही है. ठीक है, एज इट इज है, बल्कि कुछ नया नहीं है, एज इट इज है. ठीक है, ध्यान से समझना, कुछ नहीं है. मान लीजिए एक पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ है m1. ठीक है,
अब मैं इसको ना चार्ज की तरह समझा रहा हूँ, वैसे जरूरी नहीं है पोल एक जगह पे ही डिस्ट्रीब्यूट रहता है, एक जगह पे कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहता, लेकिन समझा मैं चार्ज की तरह रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि समझ में आएगा और कुछ नहीं। M1 M2 अगर दो पोल्स हैं, ये नॉर्थ एंड साउथ भी हो सकते हैं, साउथ साउथ भी हो सकते हैं, साउथ नॉर्थ भी हो सकते हैं, और साउथ साउथ भी हो सकते हैं। M1 and M2 are the pole strength of poles and they are separated by certain distance which is r. इनके सेंटर जो है ना r डिस्टेंस अपार्ट है। डिस्टेंस बिटवीन दी पोल्स। अब डिपेंड अपॉन कि ये नॉर्थ नॉर्थ है या साउथ नॉर्थ है या नॉर्थ नॉर्थ है या साउथ साउथ है, डिपेंड करेगा पोल्स पे कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। बट लेट्स टेक कि ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, थोड़ी देर के लिए समझ लो ये दोनों नॉर्थ नॉर्थ है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जो पहला नॉर्थ है वो दूसरे नॉर्थ पे जो फोर्स लगाएगा वो होगा बाहर की तरफ ऐसे। तो मैं इसको इस तरीके से मान लेता हूँ, फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑन सेकेंड, ठीक है। और जो दूसरा नॉर्थ पोल है वो पहले वाले नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा विद सेम फोर्स बट अपोजिट टू दी F12, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। अब ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल थी, ठीक है। तो कूलम्स ने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही फिगर इट आउट दैट दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ and inversely proportional to square of distance between the poles, ठीक है। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो ये बिल्कुल वही है, कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। बात समझ में आई। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो ये जो फोर्स है ये आती है, कांस्टेंट आएगा तो वो आता है म्यू नॉट बाय 4 पाई। म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है। और म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू आप लोगों को पता ही है कितनी होती है, 10⁻⁻⁷, ठीक है। यूनिट आपको पता ही है कि क्या होगी, यूनिट जो है मैं पहले से ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो ये 10⁻⁻⁷, तो इसका मतलब पोल स्ट्रेंथ आपको पता है, और अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स पता है तो आप फोर्स निकाल सकते हो, बस सी बात है, ठीक है ना। लेकिन कमाल की चीज ये है कि जो मैं यहाँ पे बताना चाहता था, यहाँ पे मैंने एक पार्ट और लिख देता हूँ, 7th प्रॉपर्टी की। वैसे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, देखो यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ ऊपर लिखता हूँ। यहाँ मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया था क्या था, देखिए। जब हम मैग्नेट को कट करते थे तो क्या होता था, जैसे हम मैग्नेट को कट करते हैं तो क्या होता है, जैसे यहाँ से कट किया तो यहाँ पे क्या आ गया साउथ, यहाँ पे क्या आ गया नॉर्थ। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जब इस तरफ नॉर्थ था और इस तरफ साउथ था, तो जब आपने कट किया तो एक तरफ साउथ बचना चाहिए, एक तरफ नॉर्थ बचना चाहिए, तो यहाँ पे साउथ नॉर्थ क्यों आ जाता है। तो इसका आंसर ये है कि दुनिया में, वैसे तो इसका आंसर मैं अभी आपको बता देता हूँ, मेरा रीजन अलग है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप बुक्स में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बुक्स में सिर्फ इतना लिखा रहता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, मोनोपोल मतलब एक पोल सिंगली
इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ रहते हैं डाइपोल। मोनोपोल अभी तक नेचर में देख नहीं गए। ठीक है, बात समझ में आई क्या? ये समझ में आया मैंने क्या बोला? कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं नेचर में। ठीक है, और या तो अब मैं यहां पे लिख देता हूं या यहां पे लिख देता हूं 7th पे। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, देखो इसका रीजन ये है कि जब आप कट करते हो, जैसे आप कट करते हो, जैसे मान लीजिए आपने इस मैग्नेट को यहां से कट किया, ठीक है, तो कट जैसे ही आप करोगे तो क्या होगा, आपको जो मटेरियल मिलेगा, देखिए ये जो मटेरियल मिलेगा इसमें 6 आपको एटम्स मिले, और 6 का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, एक ही डायरेक्शन में, यानी कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया इस तरह। तो यहाँ आ गया साउथ, यहाँ आ गया नॉर्थ, अपने आप आ जाता है वो, अपने आप आ जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक तरफ साउथ है और आपने कट किया तो दूसरी तरफ कुछ नहीं है, अपने आप नॉर्थ आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है, तो ये अपने आप आ जाता है, ये प्रोसेस जो है ना नेचर अलाउ करता है। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करो कि अ, कभी भी दो मैग्नेट, जैसे अब ये मैंने लॉ बताया, तो आप बोलोगे कि सर इस हिसाब से तो एक पोल्स भी एग्जिस्ट कर सकता है, एक पोल भी एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है ना, अभी जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा, अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताई थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो कुछ मैंने इस तरीके से बताई थी कि एक चार्ज अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेके आते थे और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, तो टेस्ट चार्ज पे क्या लगती थी, फोर्स लगती थी, इससे पता चल जाता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस होगा, लेकिन ध्यान देना क्योंकि सिंगल पोल मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे भी तो वो किसकी वजह से पढ़ेंगे, डाइपोल की वजह से पढ़ेंगे। सिंगल पोल्स की वजह से कभी भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, हमेशा किसकी वजह से पूछे जाएंगे, मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से या मैग्नेट की वजह से। बात समझ में आई क्या? जैसे ध्यान से समझना, वैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लूं कि मान लीजिए एक पोल है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है 20 एम्पियर मीटर, और दूसरा पोल है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है 10 एम्पियर मीटर, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो मुझे बताइए एक पोल दूसरे पे कैसी फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इस तरफ। तो ये जो फोर्स होगी ये कितनी आएगी, ये आएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर, 10⁻⁻7 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया, बस और कुछ नहीं है। लेकिन ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इस केस में। क्यों नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही रहती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। बुक्स में तो मिल जाएंगे आपको, दो तीन क्वेश्चन ऐसे बना के भी डाल देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये केस ना दिखता नहीं है रियल लाइफ में, ये केस दिखेगा ही नहीं आपको कहीं पे कि दो पोल अलग से रखे हुए हैं। और मैग्नेट में भी अगर आप देखोगे तो पोल्स जो होते हैं वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं होते। ठीक है ना, पोल्स, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैग्नेट में, मैंने आपको बताया था ना, मैग्नेट में पोल्स जो है ना एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं होते, पोल्स फैले होते हैं। और अगर पोल्स फैले हुए हैं, साउथ पोल फैला हुआ है, नॉर्थ पोल फैला हुआ है, तो आप फिर ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, ऑब्वियस सी बात है।
ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट हम चीजों को स्टडी करने के लिए मान लेते हैं कि नॉर्थ पोल एक जगह पे सिचुएटेड है, साउथ पोल एक जगह पे सिचुएटेड है। होता नहीं है एक्चुअल में रियल लाइफ में। तो जब आप रिजल्ट देखोगे, आपने कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड स्टडी की और आप मेजर करना चाहते हो, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत एरर आए उसमें। ठीक है, तो ये तो पता ही है आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं सीधा ही किस पे चलता हूं, मैग्नेटिक फील्ड पे। ड्यू टू अ सिंगल पोल, और मैं फिर बता रहा हूं कि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमें इससे मतलब नहीं है कि ये सिंगल पोल कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। देखिए बिल्कुल वैसा ही है कि सिंगल पोल तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैं सिंगल पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ूंगा, और फिर मैं किसके लिए देखूंगा, बेसिकली किसके लिए कैलकुलेट करूंगा, मैग्नेटिक डायपोल्स के लिए कैलकुलेट करूंगा। सिंगल पोल कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं सिंगल पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करता हूं, ठीक है ना, स्टडी करूंगा और उसको अप्लाई कर दूंगा किसमें, मैग्नेटिक डायपोल्स। तो मैग्नेटिक डायपोल्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड आसपास एक मैग्नेटिक डायपोल कितना क्रिएट करता है। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पोल, एक सिंगल पोल अपने आसपास कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। ये आपको सबसे पहले एक सोर्स पोल चाहिए होगा, सोर्स मैग्नेटिक पोल। एक सोर्स मैग्नेटिक पोल चाहिए, और ये सोर्स मैग्नेटिक पोल अपने आसपास अपना जो, अगर स्पेस में रख दिया जाए इसे, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है हर एक पॉइंट पे। ठीक है ना, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आर दूरी पे बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसकी पोल स्ट्रेंथ है मैं, ठीक है ना, पोल स्ट्रेंथ है मैं, आर दूरी पे यहाँ पे इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब ये बिल्कुल वैसा ही केस है जो आपने कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, कि ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट हो गया कि एक चार्ज क्यू हुआ करता था और मैं आपसे पूछा करता था कि आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस करेगा। किसी को याद है मैं कैसे कैलकुलेट किया करता था? क्या करते थे हम, यहाँ क्या रखते थे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बहुत बढ़िया, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाता था, +1 कूलम, और उस पर फोर्स देख लिया करते थे, तो जो फोर्स हुआ करती थी वही क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हुआ करती थी। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या चीज ध्यान रखनी है, कि जो वहां पे पॉजिटिव चार्ज हुआ करता था, वो बिल्कुल यहाँ पे एनालॉग होगा नॉर्थ पोल के इक्वल। आप ऐसे सोचो, पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज नॉर्थ पोल इन मैग्नेटिक फील्ड, आप ऐसे सोचोगे, एंड नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज साउथ पोल इन मैग्नेटिक फील्ड, दे विल रिजेंबल। बात समझ में आई? हमेशा याद रखना, बल्कि मैं आगे चल के एक टेबल भी बना दूंगा, आपको टेबल बना के दे दूंगा कि आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है तो सब कुछ पता है आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जानते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल भी आप निकाल सकते हो। तो आपको याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नॉर्थ पोल, या नॉर्थ पोल इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज एंड साउथ पोल इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे रखते थे +1 कूलम। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे क्या रखेंगे, यहाँ पे अब पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल। तो टेस्ट नॉर्थ पोल
ऑफ पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर। देखो सब कुछ इक्विवेलेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। वहां रखते थे +1 कूलाम, ठीक है। टेस्ट पॉजिटिव 1 कूलाम रखते थे। यहां पे क्या होगा, टेस्ट पॉजिटिव, यहां पे क्या है पॉजिटिव, वहां पे चार्ज दैट इज इक्विवेलेंट टू नॉर्थ पोल, और वहां पे 1 कूलाम रखते थे। 1 कूलाम चार्ज की वैल्यू हुआ करती थी। यहां पे पोल स्ट्रेंथ है 1 एम्पियर मीटर। याद है किसी को, ये सब समझ में आया क्या बोला है मैंने? ठीक है। और इसी को आप क्या बोल देते हो, इसी को बोल देते हो, बोल सकते हो प्रोब पोल, जो डिटेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो अगर आपने जैसे यहां पे रखा, यहां पे ये चार्ज रखा, तो जो इस पे फोर्स लगेगी वही मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। दैट्स इट, दैट्स इट। सो मैग्नेटिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट ड्यू टू अ सिंगल पोल, ये क्या है बेसिकली, इट इज अ स्पेस अराउंड the source pole where if other pole, अदर पोल, यहाँ पे अदर पोल क्या हो सकता है, प्रोब पोल हो सकता है, और टेस्ट नॉर्थ पोल ऑफ 1 एम्पियर मीटर is placed will experience a force। ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना। तो इससे पता चल जाएगा कि ये सोर्स पोल जो है अपने आसपास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होगी? ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम वहां पे ट्रिक यूज किया करते थे, ठीक है। ट्रिक क्या थी कि हम 1 कूलाम रखते थे, +1 कूलाम। यहाँ पे क्या रखेंगे, टेस्ट नॉर्थ पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर। सो द फोर्स acting on the test north pole of pole strength 1 ampere meter is equal to the magnetic field at that point, is equal to the magnetic field at that point। तो जो फोर्स लग रही होगी किस पे, इस टेस्ट पोल पे, ये जो पोल रखा हुआ है, वही मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे, ठीक है। तो कौन मुझे बताएगा कि ये साउथ पोल है, ये सोर्स पोल है। अब ठीक है, अब देखना जरा, मुझे बताना कि डायरेक्शन किस तरफ आएगी, डायरेक्टली आप मुझे बताओगे। मान लीजिए ये सोर्स पोल जो है साउथ है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m है, ठीक है। ये अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपसे बोल रहा हूं कि r दूरी पे इस पॉइंट पे बताइए कितनी आएगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नॉर्थ पोल रख दो, हाँ नॉर्थ पोल रख दो। नॉर्थ पोल जैसे ही आप रखोगे, नॉर्थ पोल ऑफ, ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, नॉर्थ पोल ऑफ 1 एम्पियर मीटर आपने रख दिया। अब आप बस इस पे फोर्स कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। जो फोर्स लगेगी वो होगी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो फोर्स लगेगी बस वही मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबसे पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, फिर डायरेक्शन देख लेंगे। चलिए पहले तो मुझे बताओ डायरेक्शन किस तरफ है।
ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आएगी इस तरफ, अंदर की तरफ। अब इसे मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि साउथ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस तरफ होती है, रेडियली इनवर्ट। ठीक है, इससे ये पता चला। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल इज रेडियली इनवर्ट। सब कुछ सेम है, देखिए कुछ नया नहीं है, बिल्कुल एज इट इज है। ठीक है ना। सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड देख लो, वही मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो कितनी लगेगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2। देखिए ये जो पोल है साउथ पोल, जो सोर्स पोल है उसका पोल स्ट्रेंथ है m, और जो प्रोब पोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ है 1। तो मैंने रख दिया अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r²। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई स्मॉल m बाय r²। तो इससे ये चीज पता चलती है कि साउथ पोल जो है अपने आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो रेडियली इन्वर्ट करता है। ठीक है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं यहाँ पे किस तरफ करेगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, रेडियली इन्वर्ट। यहां किस तरफ करेगा, रेडियली इन्वर्ट, ये सब बता चुका हूं मैं। रेडियली इन्वर्ट करेगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। अगर नॉर्थ पोल के बारे में बात की जाए तो क्या होगा, रिपेल। नॉर्थ पोल की वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ आर दूरी पे यहाँ पे, तो आप फिर से वही चीज करोगे, सबसे पहले टेस्ट पोल लेके आओगे, यहाँ पे रखोगे। टेस्ट पोल कौन सा रखोगे, नॉर्थ पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर। अब मुझे बताओ ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ऑब्वियस सी बात है, रिपेल करवा दो। रिपेल करेगा, इसका मतलब जो फोर्स लगेगी वो लगेगी रेडियली आउटवर्ड। तो यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इससे एक चीज पता चलती है कि द नॉर्थ पोल the magnetic field due to north pole is radially outward। रेडियली आउटवर्ड होता है। ठीक है। और दूसरा और क्या पता चला, मैग्नीट्यूड पता चल गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसके इक्वल हो जाएगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है इसमें, म्यू नॉट बाय 4 पाई मतलब कहने का मतलब क्या था, सिंपल है, सीधी सी बात है। आपको इन दोनों एग्जांपल से एक चीज समझ लेनी है, दो चीज समझनी है, दो चीज। देखिए आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी भी पोल की वजह से आर दूरी पे, आपको सबसे पहले वहां पे टेस्ट नॉर्थ पोल रख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। सबसे पहला ये काम करोगे। टेस्ट नॉर्थ पोल रखते ही आप क्या करोगे, अब उस पर फोर्स निकाल लेना। ठीक है। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दे देगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, वो होगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बस इतना, बस आप ध्यान रखना।
और बाकी आपको पता ही है, एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करवाया था मैंने, तो मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करूंगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई क्या क्या है? ये एक तरीका है, ये मैंने ट्रिक्स से समझा दिया, डायरेक्टली ट्रिक से समझाया। एक और तरीका था ऑल्टरनेट मेथड, किसी को याद है क्या करते थे? ऑल्टरनेट मेथड दोनों ही बता देता हूं, ताकि बुक में जब पढ़ो तो कंफ्यूजन ना हो कि सर ने तो अलग तरीके से बता दिया। बुक में कैसा लिखा होता है मैं बता देता हूँ, बुक में कैसे जो है इसको दिया जाएगा। ये जो मैंने तरीका बताया ये ट्रिक है, ध्यान देना। ये जो तरीका बताया टेस्ट नॉर्थ पोल रखने वाला, 1 एम्पियर मीटर रखने वाला, ये ट्रिक है। ठीक है ना, दिस इज अ ट्रिक। बुक में कैसे दिया जाता है बता देता हूँ, ये ऑल्टरनेट मेथड है। वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई भी अदर पोल रखेंगे जिसका पोल स्ट्रेंथ होगा m0। ठीक है ना, जनरली नॉर्थ पोल ही लिया जाता है, ऑब्वियस सी बात है। नॉर्थ पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ m0, और इस पे फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सोर्स पोल है, अगर ये नॉर्थ हुआ, अगर ये मान लीजिए सोर्स मैग्नेटिक पोल है बट ये नॉर्थ है मान लीजिए, ठीक है ना, तो ये भी नॉर्थ हो गया और ये भी नॉर्थ हो गया, और नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। तो ये रिपेल करेगा विद द फोर्स ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई m नॉट बाय r स्क्वायर। और अगर मैं इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ध्यान देना, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आर कैप मान लूं, तो जो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी वो किस तरफ हो जाएगी? आर कैप की डायरेक्शन में। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, थोड़ा सा अब रीअरेंज कर दूं, तो रीअरेंज करूंगा तो देखो कुछ ऐसा जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय आर स्क्वायर आई कैप इंटू एम नॉट। ये जो एम नॉट है ना, ये अलग कर दिया। अब बिल्कुल वही केस है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कौन करेगा? सोर्स पोल करेगा। तो इसमें किसका किसका रोल नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो कौन कर रहा है? सोर्स पोल कर रहा है, सोर्स नॉर्थ पोल कर रहा है। इसमें किसका रोल नहीं है? नॉर्थ पोल का कोई रोल है नहीं। ये जो नॉर्थ पोल कौन सा, ये जो टेस्ट पोल है, टेस्ट नॉर्थ पोल है ना, इसका कोई रोल नहीं है एक्चुअली। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी फोर्स में से टेस्ट नॉर्थ पोल को हटा देते हैं। हटाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, इस फोर्स को आप क्या करो, टेस्ट नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ से डिवाइड कर दो, तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? देखिए बचेगा क्या, जो भी बचा होगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो देखिए क्या आता है। ये सब मैंने बताया था आपको, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, तो उसमें मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है ना, तो ढंग से देखते रहना। बिल्कुल वही है ये। एम नोट क्या कर दिया आपने? कैंसिल आउट कर दिया, तो ये हट गए एम नोट। डायरेक्शन है, वेक्टर फॉर्म में कर दिया ना मैंने, डायरेक्शन कर दिया। फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है? रेडियली आउटवर्ड है। नॉर्थ नॉर्थ को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बची वो आई मी नॉट बाय 4 पाई m बाय आर स्क्वायर इंटू आई कैप। सो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड of magnetic field, and I cap gives the, not I cap, R, सॉरी मैं देखा नहीं, R cap। सो R कैप जो है वो डायरेक्शन दे रहा है।
इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक मोनोपोल, एक मैग्नेटिक मोनोपोल आर दूरी पे मैग्नेट कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, करता है, तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो, ये इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये ट्रिक है, ये जो मैंने बताया ये पूरा पूरा ट्रिक है यहाँ से आकर, ठीक है। चलिए, यहां तक आ गया समझ में सभी को? अब मेरा यहाँ पे मेन टारगेट ये समझाना नहीं था, ये तो सिर्फ थ्योरी है बेसिकली, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अब दो डेरिवेशन आएंगे, दो तीन डेरिवेशन लगातार आने वाली है। किसकी? आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल में तीन डेरिवेशन की थी, क्या क्या थी, किसी को याद है? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एट एनी आर्बिट्री पॉइंट। याद है किसी को? तो यहाँ पे भी फिर तीन डेरिवेशन बनेंगी, ठीक है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक डायपोल एग्जिस्ट करते हैं। सहारा लेके, जो मैंने अभी ये थ्योरी पढ़ाई है, इसका सहारा लेके मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट अराउंड इटसेल्फ, अपने आसपास मैग्नेट कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब तीन डेरिवेशन है, इसका मैं यूज करके जो है मैं ये तीन डेरिवेशन करवाने वाला हूं, याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, ये मेन इंपॉर्टेंट है। और मैग्नेटिक डायपोल क्या होती है? मैग्नेट ही होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप ऐसे सोचो कि आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हो, कि मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट अपने आसपास कितनी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे तीन डेरिवेशन आएंगे। सबसे पहली क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट एट एक्सियल लाइन, और इसको याद रखना, कई बार एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कई बार क्या होता है एंड ऑन पोजीशन, और एक और होती है ब्रॉड साइड जो होती है, ये आप एक्सियल लाइन पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसे सोचो, बस मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड ऑन पोजीशन, लेकिन मेनली एक्सियल लाइन, ठीक है ना, आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट at any point on axial line, और उसको बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों एक्सियल लाइन की जगह पे ऐसे बोल देंगे एंड ऑन पोजीशन, तो समझ लेना सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक मैग्नेट बनानी पड़ेगी, ये आपकी होगी मैग्नेट। इसको, इसके पोल्स को मानना पड़ेगा एक जगह पे, कि एक जगह पे सिचुएटेड है, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ पोल सिचुएटेड है और यहाँ पे साउथ पोल सिचुएटेड है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2L। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो किस तरफ होगा, वो समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, M इज दी पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल। हाँ, ये मैग्नेटिक लेंथ है। मैग्नेटिक लेंथ के अलावा क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है, ध्यान देना। और ज्योमेट्रिकल लेंथ जो होती है वो थोड़ी सी मैग्नेटिक लेंथ से बड़ी होती है। ज्योग्राफिकल लेंथ
ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होगी मैग्नेट की, वो होगी यहां से यहां तक। देखिए ये है ज्योग्राफिकल लेंथ। तो आपको एक चीज समझ लेनी है कि ज्योग्राफिकल लेंथ नहीं ली जाती मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालते समय, ज्योग्राफिकल लेंथ नहीं ली जाती है। क्या ली जाती है? मैग्नेटिक लेंथ ली जाती है। पोल्स के बीच का डिस्टेंस लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान से समझ लो, ठीक है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को और ऐसे क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं काफी। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? ठीक है। यस सर। तो जैसे ही आपने ये देखा कि इसका इसकी पोल स्ट्रेंथ है, इसकी है, अब देखो जैसे ही मैं पोल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं ना, तो समझ जाना कि इसका m हो गया और इसका -m हो गया, क्योंकि साउथ पोल इज इक्विवेलेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इक्विवेलेंट टू नेगेटिव चार्ज। तो m-1, तो ये हो गया एक तरीके से डाइपोल हो गया, ठीक है ना। बट ध्यान से समझना, आपको इस नेगेटिव से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये जो साउथ पोल है ना, मैंने सिर्फ रिजेंबल करके बताया कि ये एनालॉग है एक तरीके से। नॉर्थ पोल इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज, साउथ पोल इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव चार्ज। इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, है नहीं, ठीक है ना, इक्विवेलेंट है, माने गए हैं, ठीक है। दोनों का पोल स्ट्रेंथ क्या है? m है। पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू है ये, ठीक है ना, पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू है ये, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूं। अब एक्सियल लाइन कौन सी हुआ करती थी? तो एक्सियल लाइन अगर आपको याद होगी तो एक्सियल लाइन हुआ करती थी ये है एक्सियल लाइन। मैं चाहता हूं कि इसके सेंटर पे, ये बिल्कुल सेंटर है, ये वाला जो है ना, ये सेंटर है। तो इससे x दूरी पे अगर मैं एक पॉइंट लूं इसी लाइन पे, यहां पे, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है। अब जैसे ही मैं x दूरी पे पॉइंट ले रहा हूं, तो यानी कि सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो अब क्योंकि दो पोल हैं, याद रखो, क्योंकि दो पोल हैं, तो दोनों पोल इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, दोनों पोल, और दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है। कौन मुझे बताएगा नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी? बताइएगा, बताएगा कोई? यहां पे क्या रख दो आप? एक पोल रख दो, नॉर्थ पोल, जिसकी पोल स्ट्रेंथ है 1 एम्पियर मीटर, ठीक है। ये टेस्ट पोल हो गया, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये नॉर्थ इसकी वजह से देख रहे हैं ना पहले, यहां पे कितनी होगी, तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो जो नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस तरफ, रिपेल कर रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये है B1। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एट पॉइंट P, तो ये है B1। और ये कितनी आएगी? बस फोर्स कैलकुलेट कर लो, डायरेक्शन तो देख लिया आपने, फोर्स कैलकुलेट कर लो। तो कितनी फोर्स लगी? V0/4 पाई। पोल स्ट्रेंथ इसकी है m और इसका है 1, तो क्या हो जाएगा? m बाय, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? x+l, बहुत बढ़िया, x+l का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये l हो गया, देखिए इतना l है, ये l है, x+l हो जाएगा, ठीक है। तो x+l का होल स्क्वायर। अच्छा, अब साउथ पोल की वजह से देख लेते हैं। अगर आप ढंग से देखोगे तो साउथ पोल का भी पोल स्ट्रेंथ कितना है? m ही है, बट थोड़ा सा अलग है, मतलब माइनस में आ गया, क्योंकि अपोजिट नेचर है ना उसका, तो -m लिख रहा हूं। बट हमें तो पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू चाहिए, बस वैल्यू ही लूंगा, ठीक है ना। अब ये साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इसकी वजह से आएगी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, B2। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल
of magnet at point P. डायरेक्शन देख ली, रेडियली इन्वर्ट है, बस अब मैग्नीट्यूड बता दो कितना आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई m इंटू 1, ठीक है ना, बाय कितना डिस्टेंस है ये, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x माइनस, बहुत बढ़िया। अच्छा x माइनस है, अब मुझे बताओ कौन ज्यादा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, दोनों का वेक्टर सम, ऑब्वियस सी बात है, कौन ज्यादा है, B2 ज्यादा है B1? B1। B1 कि B2, देख लो जरा, B2 ज्यादा है ना, यस सर। हाँ, तो क्या हो जाएगा B2 माइनस B1, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री एंगल हो गया, और 180 डिग्री एंगल में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो B2 माइनस B1, तो B2 माइनस B1 कर दो, B2 में से B1 माइनस कर दो, तो क्या होगा देखिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई और m तो बाहर आ गया है, ठीक है ना, और अंदर क्या बचेगा, क्या बचेगा देखिए, 1/x-l का होल स्क्वायर माइनस 1/x+l का होल स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ गया सभी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है लेकिन समझ में आ गया होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, बात समझ में आ गई। यस सर। तो म्यू नॉट m बाय 4 पाई, अब इसे सॉल्व करना आपको आता ही है, ये पहले भी आ चुका है, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज समझ में आ गई ना सभी को, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या है, सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस मल्टीप्लाई हुए तो एक्स माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। अभी खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू एक्स एल, क्या कैंसल आउट हो जाता है, एक्स स्क्वायर उड़ गया, एल स्क्वायर उड़ गया, क्या बचा, 4XL। 4XL, बहुत बढ़िया, 4XL बचा, और नीचे बचता है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई एक्सियल लाइन पे, और अगर आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज करते हो तो रीअरेंज करने का तरीका देखिए, याद है, याद होगा आपको, क्या करते थे, म्यू नॉट 2x को अलग लिख दिया, ठीक है, m इंटू 2l को साइड में कर दिया, किसी को याद है m इंटू 2l क्या था, डाइपोल मोमेंट। हाँ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट, तो मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे यार, तो एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो आती है म्यू नॉट बाय 4 पाई मैग्नेटिक कैपिटल एम, ध्यान देना, कैपिटल एम ऑफ मैग्नेट लिखा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2x, ऐसा कुछ आता है अजीब से। अब इसको याद करने का तरीका समझ लो, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल याद है तो आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ करती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, इसको ना थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, बेटर ये है मैं इस तरीके से लिखूं, अब ठीक है, ये हुआ करती थी, याद है किसी को, यस सर।
तो अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलता है आपको कुछ नहीं करना, 1/4πε0 की जगह μ0/4π लिखना है। और P था इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, यहाँ पे M क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, रिप्लेस कर देना है, P की जगह M लिख देना है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, और 1/4πε0 की जगह μ0/4π लिखना है। इतना काम करना है बस आप। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पता है, उसकी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो आप मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के बारे में भी सब कुछ जानते हो। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, किस तरफ होगा, सोच के बताओ, किस तरफ होगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, किस तरफ हुआ करती थी? साउथ टू नॉर्थ कि नॉर्थ टू साउथ? साउथ टू नॉर्थ। हाँ, इट्स डायरेक्शन यहाँ लिख देना, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखिए, अब आप बोलोगे कि सर आपने साउथ टू नॉर्थ ही क्यों ली, मैंने आपको बताया ना, सब कुछ तो सेम है, सब कुछ तो सेम है, इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा ही है। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा था, बस मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल की जगह आप ऐसे सोचो कि मैंने मान लिया कि साउथ पोल इज इक्विवेलेंट टू माइनस चार्ज एंड नॉर्थ पोल इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज। वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हुआ करता था नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ। अब यहाँ देखिए, जरा ध्यान से समझना, इसका डायपोल मूवमेंट लिख रहा हूँ, देखिए डायपोल मूवमेंट किस तरफ है, डायरेक्शन देखिए जरा, डायरेक्शन है इस तरफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की, ये देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है, साउथ टू नॉर्थ। और नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, राइट साइड में है ना, लेफ्ट साइड में। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एट एक्सियल लाइन, एट एक्सियल लाइन magnetic field is in same direction of magnetic dipole moment। वहां पे भी ये लिखा है था, यहाँ पे भी लिखा दिया है। मतलब मैग्नेट के केस में एटलीस्ट आप मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है एक्सियल लाइन पे, वो आप बिना देखे बना सकते हो, बिना देखे बना सकते हो। मैग्नीट्यूड होगा ये, मैग्नीट्यूड देगा ये फॉर्मूला, और डायरेक्शन आप इससे याद रखोगे और कुछ नहीं। ठीक है, मैं डायरेक्शन आप इस तरीके से याद रखोगे। आई होप समझ में आया सभी को। और यही चीज मैंने ना इलेक्ट्रिक डायपोल में भी लिखवाई थी। इलेक्ट्रिक डायपोल में ये लिखवाया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट बना दूं, देखिए मैग्नेट बना दी मैंने, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये आपकी एक्सियल लाइन है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए ए पॉइंट बी पॉइंट, बताइए मैग्नेटिक फील्ड ए और बी पे किस डायरेक्शन में। आप सिर्फ और सिर्फ डायपोल मूवमेंट देख लो पहले, देखिए इसका डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ मैग्नेट है इस डायरेक्शन में। समझ में आ गया? यस सर। अब ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में है, बी पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो लिख ही ली है, डायरेक्शन तो आप बिना देखे बता पाओगे। हाँ, मैग्नीट्यूड के लिए आपको क्या चाहिए होगा, फिर आपको ये चाहिए होगा कि ये पॉइंट ए और बी कितनी दूरी पे है, इसके सेंटर से कितनी दूरी पे है। बात समझ में आ गई? अच्छा, कुछ स्पेशल केस हुआ करते थे। हाँ हाँ, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पे ध्यान देना। और वो भी किस पे,
बाहर, मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के अंदर नहीं, ठीक है ना, मैग्नेट के अंदर कुछ अलग होता है, बाहर, मैग्नेट के बाहर, ठीक है ना, ध्यान से समझ। स्पेशल केस हुआ करता था, एक केस था कि इफ पॉइंट इज लाइंग वेरी फार फ्रॉम द मैग्नेट। समझ में आया इसका मतलब क्या है? इफ एक्स इज वेरी मच ग्रेटर देन एल, इसका मतलब क्या है? पॉइंट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द मैग्नेट। किसको निग्लेक्ट किया करते थे? नॉट टू एल, नॉट टू एल, नॉट टू एल, मैग्नेटिक L फील्ड निकाल रहा हूं। एक्स अगर बहुत ज्यादा है एल से तो एक्स स्क्वायर तो और ज्यादा हो गया, सो एल स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड। एल स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में निग्लेक्ट कर सकते हो, तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा एक्सियल लाइन पे? मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैं लिखवा रहा हूं, ये उन पॉइंट्स के लिए जो बहुत ज्यादा दूरी पे है। तो आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2 टाइम्स द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन इनटू एक्स अपॉन, अब यहां पे देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0, एल स्क्वायर को हटा ही दो, तो एल स्क्वायर को हटा दिया तो बचा यहाँ पे क्या, x4 आ जाएगा, और एक एक्स एक्स कैंसल आउट हो जाता है, तो आंसर आता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 टाइम्स द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन एक्स क्यूब। तो ये देखिए, आप ये भी याद कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी आप याद कर पाओगे अगर वहां पे आपको पता होगा। तो इलेक्ट्रिक डायपो, ऐसे पॉइंट जो इलेक्ट्रिक डायपोल से बहुत ज्यादा दूरी पे थे, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई एक्स क्यूब। तो अगर वो फॉर्मूला याद है तो ये भी याद है आपको, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई, और p की जगह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एज इट इज आ जाता है। बात समझ में आ गई? yes sir. ठीक है, तो ये पहला केस हो गया। कौन सा केस है ये? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, अब दूसरा डेरिवेशन आएगा, दूसरा डेरिवेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेट at any point on equatorial line। अच्छा, इसी को ना दो नाम मैं दे देता हूं, एक नाम होता है मैग्नेट इक्वेटर। ठीक है, तो जो ये लाइन है, जो इक्वेटोरियल लाइन है, उसे मैग्नेट इक्वेटर भी बोलते हैं। और जैसे वहां पे एंड, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, वहां पे क्या लिखा था, एंड ऑन पोजीशन है, ये होता है ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो 3 नाम दे दिए, याद रख लेना। ठीक है, जनरली इक्वेटोरियल लाइन बोला जाता है, ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन ही मैं बोलूंगा, ठीक है, लेकिन ये तीनों जो है दिए जाते हैं कई बार, तो समझ लेना, ठीक है ना। ये है मैग्नेट आपकी, और ये जो लाइन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो ये है। बात समझ में आई सभी को? Yes sir. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसके सेंटर से एक्स दूरी पे एक पॉइंट है यहाँ पे, इस इक्वेटोरियल लाइन पे, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे आ गया साउथ। मुझे बताओ कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन प्रोड्यूस करेगा? कितने पोल हैं? दोनों। 2 पोल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रखोगे? सबसे पहले आप एक टेस्ट पोल रखोगे, नॉर्थ पोल, जिसका पोल स्ट्रेंथ है 1 एम्पियर मीटर।
अगेन यहाँ पे m इज द पोल स्ट्रेंथ, सो पहला B1 मान रहा हूं, B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल। ये L होता है, ऑब्वियस सी बात है, ये L है और ये L है, 2L डिस्टेंस होता है ना दोनों के बीच में। चलिए बताइए यहाँ पे ये नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यस सर। रिपेल करेगा तो जो नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी इस तरफ B1। अच्छा कितनी आएगी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है √x² + L², तो कितनी आएगी V0/4π m × 1 अपॉन √x² + L² का होल स्क्वायर। तो ये आ गया μ0 m/4π x² + L²। ये आई नॉर्थ पोल की वजह से, ठीक है। अब साउथ पोल की वजह से देख लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। ये साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे साउथ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो अंदर की तरफ आ रही है। अच्छा दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है, साउथ एंड नॉर्थ पोल की, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे भी सेम आ जाएगी μ0/4π m × 1 √x² + L² का होल स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा है सभी को। यस सर। इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करना है बस, और कुछ नहीं। इन दोनों को वेक्टोरियली कैसे ऐड करें, किसी को याद है कैसे करते थे, कंपोनेंट्स में डिवाइड करके। ये एंगल sin थीटा, r²। ये एंगल थीटा, बताओ कौन से कंपोनेंट कैंसिल आउट कर जाएंगे दोनों के। कॉस, ठीक है चलो देख लेते हैं। ये थीटा है तो ये थीटा, और हाँ कॉस कंपोनेंट कैंसिल आउट कर जाएंगे। B1 का ये वाला कंपोनेंट है B1 sin थीटा, B2 का ये वाला कंपोनेंट होगा B2 sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट होगा B1 का B1 cos थीटा, और ये वाला हो गया B2 cos थीटा, ठीक है। तो cos कंपोनेंट विल कैंसिल आउट और sin कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं the cos component of B1 and B2 will cancel out each other। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो आ रही है, सबसे पहले तो ये देख लो नेट मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आई, किस तरफ आई है नेट मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ आई, देखिए। और कितनी आएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड, B1 sin थीटा + B2 sin थीटा, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई आपकी B1 sin थीटा + B2 sin थीटा। बट B1 और B2 का मैग्नीट्यूड, ये जो B1 और B2 का मैग्नीट्यूड है सेम है, अगर आप देखोगे तो ढंग से समझ में आ रहा है आपको, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, देखिए। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डबल कर सकता हूँ, एक का डबल कर दो बस, और कुछ नहीं है। 2 टाइम्स B1 sin थीटा लिख लो, या 2 टाइम्स B2 cos थीटा लिख लो, बात वही है, नॉट cos थीटा sin थीटा। वही चीज है। B1 अब वैल्यू पुट कर दो, μ0 m 4π x² + L²। अच्छा साइन थीटा,
साइन थीटा निकाला जाएगा किससे? ट्राइंगल से। कौन बताएगा? ट्राइंगल से। L upon X. नॉट एल अपॉन एक्स, एल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो टेन थीटा होगा, ठीक है ना? हाँ, एल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये साइन थीटा है। बस हो गया काम। वी नॉट बाय 4 पाई, नीचे बताएगा कोई क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी आ गई? 3/2. 3/2। ऊपर आ गया m इंटू टू एल, म्यू नॉट के साथ m इंटू टू एल, और m इंटू टू एल क्या था? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। डायरेक्शन कौन बताएगा किस तरफ है? देखिए डायपोल मूवमेंट किस तरफ, सीधा ही, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था वहां पे, आप डायपोल मूवमेंट से चेक कर सकते हो। देखिए डायपोल मूवमेंट है इस तरफ, ये है डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किस तरफ है? लेफ्ट साइड। बट मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? राइट साइड। इसका मतलब कि ऑन एक्सियल, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, on equatorial line, the magnetic field is opposite to the direction of magnetic dipole moment. Opposite to the direction of magnetic dipole moment. तो ये चीज याद रखनी है आपको। एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होती है, और इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट रहती है। ये आपको याद रखना है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाए? अच्छा, वहां पे मैंने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखवाया था ना, यहाँ पे लिखवा देता हूं। इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है ना? वो कितनी होगी? वी नॉट बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी लिखवाया हुआ है, वहां पे लिखवाया था, सब लिखवाया हुआ है। ये है वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे, बाकी सब स्केलर क्वांटिटी। और क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो एनसीईआरटी में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना? तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है? ये वेक्टर फॉर्म है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे लिखवा दूंगा, ठीक है ना? अभी एक्सिल लाइन पे लिखवा दूंगा, ठीक है? अच्छा, ये है, ठीक है? तो याद रखना ये बिल्कुल वही रिलेशन है, कुछ नया नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल का, यही इलेक्ट्रिक डायपोल का भी तो रिलेशन था, म्यू नॉट बाय 4 पाई की जगह अगर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की जगह इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट लिख दो पी, तो यही रिलेशन क्या किसके इक्वल हो जाएगा? किसके लिए हो जाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के लिए हो जाएगा, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक डायपोल पे इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी, वो कितनी थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है? अच्छा, यहां पे भी स्पेशल केस। कौन सा स्पेशल केस? अगर आप बहुत ज्यादा दूर हो, वेरी फार फ्रॉम दी इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या निगलेक्ट कर सकते हो? L square. ओके, तो एल स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड। और अगर एल स्क्वायर आप निगलेक्ट करते हो तो इक्वेटोरियल लाइन पे देखिए कितनी आती है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई
ये तो आ ही गया, ये तो बिल्कुल एज इट इज लिखना है, लेकिन आप एल स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दो, इसमें एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में एल स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दो, तो नीचे आएगा एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आया आपका म्यू नॉट बाय 4 पाई। इसका मतलब ये है कि अगर बहुत ज्यादा दूर हो आप मैग्नेट से, बहुत ज्यादा दूर हो, तो अगर आपको एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो आप इक्विटोरियल पे आप अपने आप लिख सकते हो। बताओ क्या रिलेशन है। सर यस बोलिए। सर आपने एक्स स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया, एल को वैसे अच्छा, मैंने एल को कर दिया क्या? चलिए देख लीजिए, एक्स को निगलेक्ट करेंगे, देखा नहीं मैंने। अब ठीक है। सो एट वेरी फार अवे, आपको याद रखना है, एट वेरी फार अवे फ्रॉम द मैग्नेट, ये उसी के लिए बहुत दूर पे, अगर आप बहुत दूरी पे हो, ठीक है ना, जो एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड होगी और इक्विटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, सेम डिस्टेंस पे, ठीक है ना, सेम डिस्टेंस। आप ऐसा सोचो, आप कैसे पता चलेगा कि बहुत ज्यादा दूरी पे हो? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कंपेयर कर लोगे, आप डिस्टेंस को कंपेयर करोगे। जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट का साइज दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इक्विटोरियल लाइन पे एक पॉइंट है जो कि 10 मीटर दूरी पे है, और एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट है 10 मीटर दूरी पे। यहां बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहले कंपेयर कर लो। कंपेयर कैसे करोगे? जो 10 मीटर है, क्या ये 2 सेंटीमीटर से बहुत ज्यादा है? यस सर। तो इसका मतलब आप कौन सा रिलेशन यूज करोगे? ये वाले, जो स्पेशल केसेस वाले। तो अगर आपने एक्सियल पे निकाल ली ना, तो इक्विटोरियल पे ही पता चल गई। कितनी आएगी बताओ? 2 टाइम्स। हाँ। ठीक है, हाफ हाफ से देखा नहीं, हाफ। तो इन दोनों का रेशो कितना होता है? 2 होता है, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात। तो अगर ये पता है, तो मतलब अगर यहाँ आपने निकाली 5 टेस्ला, यहाँ पे आपने निकाली 5 टेस्ला, तो यहाँ बिना देखे आप 10 टेस्ला ले सकते हो। बट ये स्पेशल केस तभी है जब आप बहुत ज्यादा दूरी पे हो। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। और ये तीसरा एक्सप्रेशन मैं करवा नहीं रहा हूं, ये कोई पूछता नहीं है एक्चुअल में, कोई पूछेगा नहीं, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल ही करवाऊंगा इसका, ठीक है ना। तीसरा केस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप मुझे बताओगे तीसरा कौन सा था। मैं ये आप मुझे बताओगे। एट एनी पॉइंट। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड एट, ये डेरिवेशन पूछता नहीं है कोई भी। और मैंने आपको बताया भी था ये कैसे करते थे। हम क्या करते थे, डाइपोल को क्या करते थे, दो छोटे छोटे डाइपोल्स में तोड़ते थे, अलोंग एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। याद है किसी को? यस सर। एट एनी पॉइंट एंड एनी आर्बिट्री पॉइंट। ये डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला है, ठीक है। याद रख लेना। वैसे मैं न्यूमेरिकल तो करवाऊंगा कि कैसे करेंगे इसको, आप खुद कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लो। नॉर्थ साउथ, आपसे पूछा है कि एक पॉइंट जो कि एक्स दूरी पे है, और थीटा एंगल बना रहा है। किससे थीटा एंगल बना रहा है? किससे थीटा एंगल बना रहा है? डाइपोल मूवमेंट से। देखिए ध्यान देना, डाइपोल मूवमेंट इस तरफ है। कितना आएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आर्बिट्री पॉइंट पे? तो याद रखना कितना था, म्यू नॉट बाय 4 पाई एक्स क्यूब एम। क्या ये याद रख सकते हो? इतना इतना तो याद ही रख सकते हो।
म्यू नॉट बाय 4 पाई मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ मैग्नेट अपॉन एक्स क्यूब। इतना याद रख लेना। अंदर कितना आता है, किसी को याद है कितना आता था? लगता नहीं है याद है ये। यस, ये याद है फॉर्मूला। यस सर। ठीक है, 3 cos² थीटा प्लस 1 आता था। ठीक है ना, ये याद रखना। ठीक है, ये सिर्फ याद रखना है फॉर्मूला, इसका कोई यूज नहीं है। जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो बिना इसके ही करवा दूंगा, देखना आप खुद बता दोगे, खुद आंसर निकाल दोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं तोड़ के ही बताऊंगा, बल्कि तोड़ के बताना सिखाऊंगा कि हम पहले डायपोल मूवमेंट निकालेंगे, फिर उसको दो छोटे छोटे डायपोल्स में तोड़ेंगे, और कुछ नहीं करवाऊंगा न्यूमेरिकल वैसे ही। ठीक है ना, बट फॉर्मूला याद रख लेना, और कुछ नहीं है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है tan phi, वो होती है हाफ ऑफ tan थीटा। फॉर्मूला याद रख लेना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, हाफ ऑफ tan थीटा मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, वो इस तरफ होगी कहीं पे, देखिए ऐसे, तो वो ये एंगल है फाई। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं। आप ऐसे सोचो कि ये जो तीसरा है ना, ये आपके यूज का नहीं है, कोई यूज नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो 2 डेरिवेशंस कराए हैं, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसमें कोई भी एक पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आपको डेरिवेशंस आने चाहिए दोनों। ठीक है, दोनों डेरिवेशंस आने चाहिए। चलिए, अब एक एक न्यूमेरिकल कर लेता हूँ, फिर जो है बाद में स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, आप खुद बताइए। फाइंड आउट दी मैग्नेटिक फील्ड एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ले रहा हूं, एट 2 पॉइंट्स ऑन एक्सियल लाइन। ये मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। पोल स्ट्रेंथ ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 10 एम्पियर मीटर, दोनों का। दोनों के बीच में जो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर। 2 पॉइंट ले रहा हूं, देखिए एक्सियल लाइन पे ध्यान देना। एक है यहाँ पे, जो यहाँ से लगभग 10 मीटर दूरी पे है सेंटर से, और एक पॉइंट है यहाँ पे। तो इस न्यूमेरिकल से आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला जो है कहाँ यूज करना है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर पे। ए पे और बी पे, कौन मुझे मुझे बताएगा ए पे कैसे निकालेंगे? पहले चेक कर लो कि जो पॉइंट है वो कितनी दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? 10 मीटर दूरी पे है। बहुत दूर है। हाँ, तो 10 मीटर इज वेरी मच ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? वेरी फार वाला। अब क्योंकि ये पॉइंट कौन सी लाइन पे? एक्सियल लाइन पे। और एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बहुत दूर, वो होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2 टाइम्स द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन एक्स क्यूब। ये ए के लिए यूज करना है। ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 10⁻⁻⁷ 2 टाइम्स द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है, कितना होगा? यहां निकाल लेता हूं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कितना होगा? पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी पोल्स। पोल स्ट्रेंथ कितना है? 10 एम्पियर मीटर। ठीक है, और 2L मतलब दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर।
ये उठा के डाल दो। अपॉन एक्स क्यूब, एक्स कितना है, ए पॉइंट कितनी दूरी पे है, 10 मीटर दूरी पे है, तो 10 का क्यूब हो गया। बस ये आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए, 4 इंटू 10⁻⁻8 -3, तो कितना आया, 4 इंटू 10⁻⁻11 टेस्ला। आ गया समझ में? यस सर। ये ए पे है। बी पे, अब बी पे चेक करो, बी पे चेक करो। बी पे देखो, बी कितनी दूरी पे है, 4 सेंटीमीटर दूरी पे। क्या 4 और 2 कंपेरेबल है? यस सर। हाँ, क्योंकि 4 सेंटीमीटर इज कंपेरेबल टू 2 सेंटीमीटर। तो अब आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, पास वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो एक्सियल लाइन पे तो पास वाला फॉर्मूला था, वो था μ0/4 टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। μ0/4 10⁻⁻7, 2 times the magnetic dipole moment, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला 2 इंटू 10⁻⁻1। कितनी दूरी पे है ये पॉइंट, 4 सेंटीमीटर दूरी पे है। नीचे कितना आएगा, नीचे ना ये आपको देखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब 2l कितना है, 2l कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो l कितना होगा, 1। 1। कॉमन कितना आ गया, ऊपर देखिए कितना आ गया, 16 इंटू 10⁻⁻7 -1 -2। नीचे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 10⁻⁻4 कॉमन आ रहा है दोनों में से, और स्क्वायर होगा तो 10⁻⁻8 हो गया। अंदर कितना बचा 16 -1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, कैलकुलेशन? यस सर। तो 16 इंटू 10⁻⁻10, नीचे आया 15 का स्क्वायर, दैट इज 225 इंटू 10⁻⁻8। तो आंसर आ रहा है आपका 16/225 10⁻⁻2 टेस्ला। दैट्स इट। तो इस तरीके से आपको जो है, एटलीस्ट ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, कैसे कंपेयर करके हम कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, कि बहुत दूरी पे पॉइंट है या बहुत पास पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली यूज करना है। और यही फॉर्मूला अगर मैं इक्वेटोरियल के लिए बना लेता क्वेश्चन, तो इक्वेटोरियल में भी आप वैसे ही यूज करोगे, ठीक है ना। इक्वेटोरियल में बस क्या होगा, μ0/4 m अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। चलिए आज के लिए काफी है, अब स्टार्ट करेंगे 15 मिनट बाद, ठीक है, 50 पे, 450 जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू।